नाजरीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें सिर्फ अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का नहीं मिल पाता, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। और इन टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अशर यासर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। इस वक्त बात की जाए लोकल न्यूज़ की तो आज जो खबर सामने आई है कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर आज कथित फार्मूला ई घोटाले के संबंध में पूछताछ से पहले हैदराबाद के एसीबी ऑफिस पहुंचे हैं और इसके तहत उन्होंने कई सारी बातें मीडिया के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो कांग्रेस सरकार है वो किसी न किसी तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अपने शिकंजे में कसने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बाकी जो बीआरएस के नेता थे उनको किसी न किसी तरह से अपने शिकंजे में रखने की कोशिश करी, उनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करी है। इसी तरह ये विपक्ष को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो आए दिन कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगाते रहते हैं ताकि विपक्षी जो नेता हैं वो परेशान रहें। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले फार्मूला ई का जो मामला, उसमें कई लोगों का नाम आया था जी। उसमें आईएएस अधिकारी भी हैं और उसमें और भी लोग हैं। तो सब ने इंडिविजुअल जा कर के अपनी बात रखी वहाँ पे। अब 9 तारीख तक इन्हें समय दिया गया था, वक्त दिया गया था। 9 तारीख तक इनको मोहलत मिली थी, के हिसाब से देखा जाए तो आज ये गए एसीबी ऑफिस और वहाँ पे जा कर के मतलब ये अपनी जो टीम थी, लीगल टीम, उसको भी अंदर ले जाना चाह रहे थे और अपने वकीलों को भी अंदर ले जाना चाह रहे थे। तो वहाँ पे इन्हें रोक दिया गया। रोकने के बाद वहाँ पे एक हंगामा टाइप शुरू हो गया कि आप क्यों नहीं ले जाने दे रहे। तो केटीआर साहब ने कहा है कि ये जो पुलिस है ये सरकार से मिली जुली हुई है और सरकार ने मतलब मुझे ये भी डर है कि कहीं ये मेरे घर पे कोई ऐसा सबूत ना रख दें, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने एक नाम दिया। उन्होंने कहा पूर्व विधायक पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के साथ भी ऐसा ही किया था, उन्हें मतलब उनसे फर्जी बयान हासिल किया था। और उसके बाद फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनकी टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। एसीबी कार्यालय जा रही थी, उनकी टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। केटीआर की मांग है कि उन्हें लिखित में दें कि उनकी कानूनी टीम उनके साथ नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि कानून टीमों और वकीलों को अनुमति दी जाएगी। अब इसको लेकर के वहाँ पे एक मामला खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं अभी तक तो जो भी लोग थे इसमें और भी आईएएस वगैरह, वो सब इसमें क्या बोलते फंस रहे थे। उन लोगों की जा कर के इंडिविजुअली उन लोगों ने अपनी जो बात है वो रखी, वहाँ पे जो चीज़ें थी वो कहीं अपना बयान दर्ज कराया। लेकिन आज केटीआर को जाना था, वो केटीआर वहाँ गए अपने टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन वो अपने साथ एक क्या बोलते हैं उनको ले गए जो टीम थी पूरी। और उस टीम के बारे में कहा जा रहा है कि उस टीम को पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। जो भी अधिकारी हैं वो उसे अंदर नहीं जाने, अभी भी ये मामला चल रहा है कि वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहे। इसको लेकर के अभी वहाँ मामला अभी जो है क्या बोलते हैं बहस जारी है। जी। तो वहीं पर बात करते हैं, इस वक्त देखा जाए कि बिहार में इस वक्त राजनीति बदल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर कोई खुद को नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर देखा जाए कि पिछले दिनों से जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम कराने की छात्र मांग कर रहे थे, हालांकि उसको बाद में सरकार के द्वारा कराया गया। लेकिन वहीं पर देखा जाए जो जन स्वराज के जो प्रमुख हैं पीके, उन्होंने वहां पर छात्रों के पास गए। हालांकि छात्रों ने कहा था कि आप इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर उन्होंने फिर से वो लौट कर आए और उन्होंने कहा कि मैं छात्र कुछ भी कहे लेकिन मैं हमेशा छात्रों के साथ हूँ, बिहार की जनता के साथ हूँ, बिहार के लोगों के साथ हूँ और मैं उनको किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता, चाहे मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम आयद करे। वहीं पर उन्होंने 4 दिन से वो एक आमरण अनशन पर हैं और पुलिस वहाँ पर उनको हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हट नहीं रहे थे। तो वहीं पर फोर्स के साथ पुलिस ने उनको वहाँ से हटाया है और कहा जा रहा है कि उन पर लाठी डंडे भी बरसाए गए हैं उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से। वहीं पर जो पीके हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया, एम्स पहुंचाया गया, क्योंकि वो कई दिन से आमरण अनशन पर थे, तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और वहीं पर कुछ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी जो बाइट सामने आई है, उन्होंने कहा है कि हमारे नेता जनता के साथ हैं और कहीं ना कहीं जो भाजपा है और जो एनडीए सरकार है वो हमें कमज़ोर करना चाहती है। और जो विपक्ष है उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी इल्ज़ाम लगाया है। यासर, उन्होंने कहा है कि अगर चाहते तेजस्वी यादव, क्योंकि वो विपक्ष में है, अगर वो चाहते तो
तो वो छात्रों के साथ आ सकते थे, जनता के जो हितों की बात है उनके साथ आ सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल सही बात है। देखिए जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, अभी जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने शुरू किया था। जी। स्टूडेंट्स, अब देखिए कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, जिस तरह हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट देखा था एक, जब पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहले उन्होंने जितने भी क्या बोलते हैं लोग गए वहाँ पे, नेता, उन सबको हटा दिया कि हमारा अपना प्रोटेस्ट है। लेकिन फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि बिना विपक्ष के आप जो है सत्ता से सवाल नहीं कर सकते हैं। आप सत्ता पे क्या बोलते हैं आक्रामक रुख नहीं इख्तियार कर सकते हैं। और उसके बाद देखा गया कि जब वहाँ पे प्रियंका गांधी गई, बहुत से लोग गए, फिर सारे नेता गए वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ प्रोटेस्ट। उसको हटाया नहीं गया, उसको सज़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं मिली सज़ा, लेकिन हटा दो दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे भी जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं होता ये कि आपको विपक्ष का साथ थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। जिस तरह से जब से ये शुरू हुआ प्रोटेस्ट, पप्पू यादव जो है निर्दलीय सांसद, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से अलग हट के, और वहाँ पे जो उनका गठबंधन क्या बोलते हैं कांग्रेस का गठबंधन है, उससे अलग हट के अपनी एक अलग वो रखी राय। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया, तेजस्वी यादव भी वहाँ गए। उसके बाद भी जब पीके वहाँ गए तो पीके के कहीं ना कहीं फेस पे कलंक लग गया, क्योंकि पीके जब वहाँ गए तो उनकी जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं इससे लोग जो है उससे गैर मर्यादित थी, और उससे ये भी लग रहा था कि ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी की भाषा वो बोल रहे हैं। जिस तरह की भाषा बीजेपी बोलती, कहीं भी धरना स्थल पे आप देखें जब कोई धरना हो रहा होता है तो बीजेपी जिस तरह की भाषा बोलती, इन्होंने उसी तरह की भाषा बोली। उसके बाद फिर जब ये चीज़ ज़्यादा उठने लगी तो उन्होंने सफाई दी, तकरीबन 1-1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद अचानक वो अपनी एक वैनिटी वैन लेकर के वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया गांधी मैदान में। अब गांधी मैदान में प्रोटेस्ट शुरू किया, उसके बाद भी एक हंगामा ये होने लगा कि पीके जो है वो वैनिटी वैन में जा कर के आराम करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने गार्ड्स के साथ आते हैं जो कि उनके बाउंसर्स हैं, उनसे कोई मिल नहीं सकता। अब पीके के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीके अपनी सियासी जो एक वो क्या बोलते हैं न्यू है वो रखना चाह रहे हैं, चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, अपनी एक न्यू मजबूत करना चाह रहे हैं। और जैसा आपने बोला कि तेजस्वी यादव पे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार ने कल तो ये साफ कर ही दिया है कि लालू यादव के ऑफर को हम मानते ही नहीं, हम यहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। इसी वजह से ये भी बोला जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो अभी ज़्यादा इन मामलों में आगे बढ़ के सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आ रही है आगे। कांग्रेस के जितने भी वहाँ पे लीडर हैं वो सारे जा रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पीके का प्रोटेस्ट अलग जगह हो रहा है। वो गर्दनी बाग जो मतलब जहाँ से शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, पीके जो है गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन अभी ये भी खबर आ रही कि पीके को पुलिस ने बल पूर्वक मतलब उनके साथ फोर्स के साथ वहां से हटा दिया है, और पीके को फिलहाल जो है कोई गुप्त जगह पे रखा गया था। इसमें यह भी बताया जा रहा है पीके को हो सकता है आज 10 बजे पेश कर दिया गया हो, या फिर थोड़ी देर के बाद पेश किया जाएगा वहां पे अदालत में, क्योंकि उसमें ये बोला जा रहा है कि पीके ने अब कोई भी परमिशन नहीं ली थी, बिना परमिशन के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पीके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पीके को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तरफ आप छात्रों से इस तरह से बात कर रहे हैं और फिर आप प्रोटेस्ट वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे उनका कोई मसला ही नहीं है। गर्दनी बाग इलाका जो है जहाँ पे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप वहाँ कर रहे हैं गांधी भवन में, सॉरी उसमें कर रहे हैं, गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों से पीके को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा जिस तरह से वो सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जब अन्ना हज़ारे ने प्रोटेस्ट किया था, अन्ना हज़ारे के साथ केजरीवाल भी थे, लेकिन वो एक प्रोटेस्ट पूरा ऑर्गेनाइज वे में किया गया था। उसके साथ जितने भी विपक्ष के नेता थे वो भी गए थे और पक्ष के नेता भी गए थे उनको समझाने के लिए। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, वहाँ से निकल के फिर केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के। लेकिन पीके का ये स्टैंड बहुत ही अलग रहा, क्योंकि उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। और जिस दिन पीके वहाँ गए थे प्रोटेस्ट स्थल पे जब बच्चों से मिलने के लिए, तो ये भी बताया जा रहा है कि पीके जैसे ही वहाँ से हटे हैं, वहाँ पे लाठीचार्ज शुरू हो गया। तो इसे ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत सामने आ रही है। जी, हालांकि देखा जाए यासिर तो पीके जिस तरह से जो राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के साथ होने की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि गर्दनी बाग में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर ना जाकर गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2025 में वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं पर अगर देखा जाए जितने भी चुनाव हुए, पीके को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी, लेकिन वो किसी भी तरह से छात्रों के सहारे ही सही वो खुद को चमकाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है यासिर कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, फंसते जा रहे हैं। और चुनाव में अभी बहुत वक्त है। चुनाव वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं। तो अभी ये बहुत 7-8 महीने का लंबा एक टाइम है, 9 महीने का, ठीक है। इसके मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह से अभी तक आरजेडी इतना ज़्यादा खुल के नीतीश कुमार पे नहीं बोल रही है, वो उस पे बोल रही है, एनडीए अलायंस पे बोल रही है, एनडीए की सरकार पे बोल रही है, बट वो इतनी ज़्यादा खुल के नीतीश कुमार पे नहीं बोल रही। और आपने देखा होगा नीतीश कुमार भी खुल करके कांग्रेस पार्टी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार इनडायरेक्टली वे में ये भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाके गठबंधन कर सकते हैं। जिस तरह से अभी ये खबर आई थी, हमने पिछले दिनों में बताया था कि नीतीश कुमार के ही कुछ सूत्र हैं जिनका ये कहना है कि बिहार में आरजेडी को नीतीश कुमार साइड करने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन अब बात यह कि इंडिया अलायंस में आरजेडी भी है, और जिस तरह से अभी जो चुनाव लड़े गए हैं लोकसभा के, उसमें आरजेडी ने, या फिर हम अगर अभी हम देखें कि वहाँ चुनाव हुआ झारखंड में, वहाँ पे आरजेडी ने कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। तो नीतीश कुमार का ये कहना है कि आरजेडी को आप हटा दो, हम आपके साथ आके गठबंधन कर लेंगे। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम है और इसमें कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह आपने बोला कि पीके जो हैं वो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, तो पीके के पास एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि मतलब जो ये पीके हैं, बेशक आपके पास जितना भी सोशल मीडिया मतलब आपके पास एक बहुत ही बड़ा मजमा हो जो आपको सोशल मीडिया संभाल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये सामने आती है, आपके पास जितना ही पैसा हो, जितने भी लोग हों जो आपके काम में लगे हुए हैं, कितने लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ है, अच्छी अच्छी सैलरियाँ दे रहे हैं, उनसे 18 घंटे काम करवाया जा रहा है। ये भी एक जो बात सही है वो यही है। लेकिन पीके के साथ मसला एक ये भी है कि जब तक आप मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरह से सामने नहीं आएंगे, आप सोशल मीडिया पे जितना भी वो कर लें, आपको उतनी क्या बोलते हैं मकबूलियत नहीं मिलेगी, आप उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे। और पीके का फेस एक ऐसा है कि पीके अपने बारे में ये बोलते कि हमने कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए, हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया है और आपने कई राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए हैं और आपने नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाया, आप ये भी कह रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एक अलग राजनीति चमका करके बिहार में बिहार या यूपी या मध्य प्रदेश जो हिंदी बेल्ट हैं 2-3, या हम राजस्थान भी ले लेते हैं, यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा बरपा हुआ है। और नीतीश कुमार ये जो है पीके, ये नीतीश कुमार पे उसी मतलब जो है ये जो होता है जातिवाद, इसी को लेकर के ज़्यादा प्रहार करते हैं। अभी जिस तरह से बीपीएससी का वो चल रहा है प्रोटेस्ट, अभी बीपीएससी के प्रोटेस्ट में गए, इससे पहले इन्होंने एक जन स्वराज यात्रा निकाली थी। जन स्वराज यात्रा निकालने से पहले ही इनसे बोला गया था कि आप पार्टी बनाएंगे, तो इन्होंने नकार दिया था, लेकिन आपने फिर पार्टी बनाई। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, और आप बिहार के लोग नहीं, आप सबसे पहले अपने लिए सोच रहे हैं। अगर आप बिहार के लोगों के लिए सोच रहे होते तो जिस तरह से वहाँ पे का कहना है कि ये जो वैनिटी वैन है ये बड़े बड़े एक्टर जो होते हैं उनके लिए होती है, आप जो हैं यहाँ पे वैनिटी वैन में बैठ के आराम कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि भाई वैनिटी में हम वॉशरूम गए थे, वॉशरूम का इंतजाम नहीं है। तो ऐसा भी कहा गया है वहाँ से कि वॉशरूम के लिए वहाँ पे इंतजाम है, लेकिन आप वैनिटी वैन इसलिए लाए कि आप आराम से वहाँ पे थोड़ी जा करके लेट सके, क्योंकि ठंड बहुत हो रही। जी, इन सब के बीच यासिर एक और खबर सामने आ रही है कि जैसा कि वो छात्रों के लिए, उनका जैसा कहना है कि वो आमरण अनशन कर रहे हैं छात्रों की मांगों को लेकर, लेकिन वहीं पर कहा जा रहा है जैसे कि उनकी जो तबीयत बिगड़ रही थी क्योंकि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो इसकी वजह से उन्हें जो है पुलिस के द्वारा बलपूर्वक उठाया गया। और कहा जा रहा है कि एक बात सामने और आ रही है कि उनको थप्पड़ भी लगाया गया पुलिसकर्मी के द्वारा। और वहीं पर कहा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों के बीच में ऐसा देखा जा सकता है कि जैसे कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो इससे काफ़ी बवाल मच सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अभी ये खबर और आई कि उनको एम्स ले जाया गया है क्योंकि उनको कुछ क्या बोलते हैं, ठंड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और शायद ठंड की वजह से ही वो अपनी वैनिटी लेके गए थे, उसमें हीटर वगैरह होगा। लेकिन अभी जब से माहौल ख़राब हुआ तो वो अंदर जा नहीं सकते थे। और जिस तरह अभी आपने बोला कि उनको बलपूर्वक उठाया गया है, वहाँ पे शायद उनको थप्पड़ भी मारा गया है,
तो हो सकता है उससे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हो। जी, तो वहीं पर एक और खबर सामने आ रही है, जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, और प्रत्येक पार्टी जो है पूरे जोर शोर से, पूरे दमखम के साथ लगी हुई है, खुद को जिताने की कोशिश में लगी हुई है, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं पर देखा जाए कालकाजी से कांग्रेस ने अलका लांबा को खड़ा किया है, वहीं पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आतिशी मारलेना वहां से उम्मीदवार हैं, और वहीं पर बात करें भाजपा की तो भाजपा से रमेश बिधूड़ी वहां पर सामने आ रहे हैं, और तीनों में काफ़ी इन तीनों में जो भी मुकाबला होगा काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं पर एक खबर सामने आ रही है कि जो रमेश बिधूड़ी हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, जिसके बाद जो कांग्रेस की जो नेता हैं उन पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं पर बात करें आतिशी मारलेना की तो आतिशी मारलेना को भी कुछ दिन पहले उन्होंने आतिशी के लिए भी एक अपशब्द बोला था। उन्होंने कहा था कि आतिशी जो है पहले आतिशी ने जो है बाप बदल लिया है, क्योंकि वो पहले मारलेना थी अब सिंह हो गई हैं। तो वहीं पर देखा जाए जिस तरह से भाजपा के नेताओं की जो भाषा है वो अमर्यादित है, जैसा कि हमने पीके के आप जो पीके की बात कर रहे थे कि उन्होंने छात्रों के पास जाकर कुछ ऐसी बातें कही जो गैर मर्यादित थी, तो वहीं पर और आपने ये भी जिक्र किया था कि भाजपा के नेता भी ऐसे हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वहीं पर रमेश बिधूड़ी को ले लीजिए, वहां पर उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी बात कही है। तो वहीं पर जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये तो जग जाहिर है और ये बहुत ही चिंता की बात है। इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है, और वो लेडीज को लेकर, खासकर वो औरतों को लेकर क्या मानसिकता रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और रमेश बिधूड़ी जो हैं उन्होंने ही सदन में दानिश अली को उल्टा सीधा बोला था जी, और जिसके बाद बोला जा रहा था कि उनको लोकसभा का टिकट सिर्फ इसीलिए नहीं दिया गया है कि उन्होंने दानिश अली को बोला था मोदी जी बहुत खफा हैं इन चीज़ों से, ये है वो है, बहुत बला बला पता नहीं क्या क्या बोला गया, लेकिन फिर उनको दिल्ली में टिकट दिया गया विधानसभा चुनाव में। और कालकाजी से इस वक्त जो दिल्ली की सीएम है वो हैं, और कांग्रेस पार्टी की जो एक लीडर हैं अलका लांबा वो भी कालकाजी से हैं। तो तीन कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़े चेहरे सामने, लेकिन रमेश बिधूड़ी जो हैं वो हमेशा से इस तरह की बातें करते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने जो है प्रियंका गांधी को लेकर के बोला कि हम कालकाजी के रोड ऐसे बना देंगे जिस तरह प्रियंका गांधी के गाल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनका एक पुराना बयान वायरल हुआ कि आतिशी पहले मारलेना थी अब सिंह हो गई हैं, आतिशी ने अपने माता पिता को बदल लिया, अपना बाप बदल लिया है। इसको लेकर के पवन खेरा ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये विरोधी क्या बोलते हैं, ये जो है मानसिकता सिर्फ रमेश बिधूड़ी की नहीं है, ये इसके मालिकों की असलियत है। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे जी। रमेश बिधूड़ी कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा विवादों में रहना पसंद करते हैं। और जिस तरह से बीजेपी है और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा करके एक बहुत ही पोलाइटली वे में बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन जैसे लोगों को आपको टिकट देना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार में है वहाँ वहाँ आपको इस तरह के नेता मिल जाएंगे, लेकिन रमेश बिधूड़ी पे कोई क्या बोलते केस होना चाहिए या तो उनका टिकट वापस होना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उनके साथ में एक उनके साथी हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के, जिनका नाम था कवि कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। कुमार विश्वास भी शायद राज्यसभा जाने की फिराक में लगे हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जब वो अलग हुए थे तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ थी कि उन्होंने उन्हें वहाँ नहीं भेजा राज्यसभा। उसके बाद फिर वो कुछ दिन तक शांत रहे, लेकिन अब हाल ही में उन्होंने सबसे पहले सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के एक बयान दिया कि अपने घर की बेटियों को रामायण वगैरह जो है पढ़ाया जाए, गीता वगैरह पढ़ाया जाए, वरना वो कहीं और चली जाएगी। उसके बाद फिर सैफ अली खान के बेटे तैमूर को लेकर के एक बयान दिया कि मतलब हम तो ऐसे लोगों को विलेन देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हम जो हैं मतलब जो यहाँ के बैडमिंटन स्टार हैं सानिया मिर्ज़ा, उनको लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आपको शोहरत हिंदुस्तान में मिली है,
इसके बाद आप जो हैं क्या बोलते हैं, शोहरत हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से लिया। इस बयान के बाद कई लोगों ने भी उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब देखा जाए तो एक कवि जिसने एक कविता पढ़ी थी, जो कविता काफ़ी मकबूल हुई थी, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के साथ जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की शुरुआत पे लगे हुए थे, जद्दोजहद में लगे हुए थे, तो वो आदमी उनके साथ था और उस वक्त उसकी भाषा जो थी वो एक अलग थी। लेकिन अभी वो कवि नहीं है रेता, अभी वो एक कथावाचक टाइप हो गए हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और इसी प्रमोशन से याद आया कि अभी तक हमने देखा है कि जेएसआर के नारे जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों के यहाँ ही लगाए जाते हैं, या फिर क्रिश्चियंस के सामने जा कर के, क्रिश्चियंस मंदिर जो होते हैं, सॉरी चर्च जो होते हैं, वहाँ पे जा कर के नारे लगाए जाते हैं। और अभी हाल ही में कई ऐसी वीडियो सामने आई थी क्रिसमस डे पे कि देश के प्रधानमंत्री ने क्रिसमस डे की बधाई दी थी और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने क्रिसमस डे की बधाई दी थी। लेकिन वहीं कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई थी जहां पे क्रिसमस के लिए प्रेयर हो रही थी और वहां जाके ये लोग अपने भजन कीर्तन गाने लगे थे। इनको अपने घर पे गाने को समय नहीं मिलता है, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ होती तो वे जा कर के वहाँ पे हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते हैं। खैर अच्छी बात है, याद भी हो जाएगा उनका। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में एक जगह पे जैन मंदिर था जहाँ पे लोग जेएसआर का नारा लगा के उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि राहत साहब का एक शेर बड़ा याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में जी। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। तो जब भी आप कहीं आप किसी एक घर पे आग लगाएंगे तो वो आग फैलती फैलती हर जगह जाएगी। अगर आप ये सोच रहे कि हमारा घर बच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो गुंडे टाइप लोग होते हैं जो जेएसआर के नारे लगा करके सिर्फ उत्पात मचाते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, जो हमारा एक बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो माहौल है, गंगा जमनी तहजीब जो है, उसको ये ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये अपने बाप के पे नहीं होंगे। इनको अगर ऐसा कुछ मिलेगा वहाँ से तो ये अपने क्या बोलते हैं, अपने घर के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, वहाँ भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो इन लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। वहीं तीसरी एक और बड़ी खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ का बहुत ही ज़ोर शोर से आयोजन चल रहा है और कुंभ को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की गई हैं और जितनी भी बात की जाए उतना कम है। वहीं कुंभ को लेकर के एक बयान ये भी सामने आया था कुछ लोगों का कि कुंभ में किसी भी मुसलमान को दुकान लगाने को इजाज़त नहीं दी जाएगी, कुंभ में कोई मुसलमान एंट्री नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। लेकिन अभी ये खबर और सामने आई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए 5,435.68 करोड़ का बजट तय किया है, जिसमें केंद्र का योगदान 2,100 करोड़ रुपए है। वहीं राज्य के कुल बजट में शिक्षा के लिए केवल 14.6% बजट आवंटित किया गया है। अब आप जिस तरह अभी हमने बात की कि जेएसआर के नारे लगा के जो गुंडे आपके सामने आते हैं, तो जब आप शिक्षा पे इतना कम बजट रखेंगे, और अभी हमने कुछ दिनों पहले एक और आंकड़ा पेश किया था, कितने लाख बच्चों ने 37 लाख बच्चों ने उसमें से बच्चियां 16 लाख थी, 37 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। जो स्कूल छोड़ा, ये नहीं कि आप स्कूल से आगे बढ़ के आप मास्टर उसमें गए ग्रेजुएशन में तो कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई आपने छोड़ी। 37 लाख बच्चों ने हिंदुस्तान में 2023-24 के दौरान पढ़ाई छोड़ी है। तो ये बच्चे कौन हैं? इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इनके साथ घूम रहे हैं। इनके बच्चे इन जो ये नारे लगवाते हैं, जिस तरह कुमार विश्वास बोल रहे हैं कि आप बड़े बड़े आप जो हैं ये कीजिए, आप वो कीजिए, तो कुमार विश्वास की खुद अपनी 2 बेटियां हैं, उनको कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और जिस तरह से आप देखें कि क्या बोलते 5,435.68 करोड़ रुपए जो हैं वो कुंभ के लिए लगाए गए हैं, उसमें से केंद्र सरकार ने सिर्फ 2,100 करोड़ रुपए दिए हैं, बाकी सारे पैसे यूपी सरकार नहीं लगाए हैं। और यूपी सरकार अगर कुंभ के लिए इतना पैसा लगा रही है, और जिस तरह से बीजेपी मतलब क्या बोलते काफ़ी समय से बोल रही है कि राम मंदिर हमने बनवाया, और जब प्रधानमंत्री से बात की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राम मंदिर हमने नहीं, देश की जनता ने बनवाया है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि दान पेटी से किस तरह से पैसे निकाले जाते हैं, उन पे झाड़ू चलाई जाती हैं, झाड़ू से उसको अलग किया जाता है। ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें भी हिंदुस्तान के लोगों को सोचनी चाहिए कि हम अगर पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिना पढ़े हम फिर वही बैठ करके या तो कहीं भीख मांग रहे होंगे, या फिर ये जो कि बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, ये हम एक हाथ में झंडा पकड़ा देंगे, हम जा करके वहाँ पे उनके साथ प्रोटेस्ट करेंगे। जी,
आपने जैसा कहा कि जैसे कि आपने जो आंकड़े पेश किए यासिर कि कुंभ में इतने सारे करोड़ रुपए लगाए गए हैं, 5,435.68 करोड़। जी, इतना सारा पैसा लगाया गया है। वहीं पर अगर शिक्षा में इतना पैसा लगाया होता तो काश कई सारे जो लोग थे, जो बच्चे थे, जो बच्चियां थीं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकती थी। आपने जो हालांकि जो कुछ दिनों जो पहले आंकड़ा पेश किया था कि बच्चियां इन सारी चीज़ों में कई ज़्यादा पीछे चली गई हैं। 16 लाख बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ी है, 37 लाख टोटल बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी। देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ पढ़ाई का पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मुहैया करानी होती हैं सरकार की तरफ से। वहीं पर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं पर उनका जो एक नारा है वो कहीं ना कहीं डूबता हुआ महसूस होता है। वो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं उनको इन सारी चीज़ों में प्रयोग कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई भी हिंसा फैलती है तो उसमें उन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, उन बच्चों का प्रयोग किया जाता है। और जो नेता हैं जैसा कि कुमार विश्वास हैं, उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा, तैमूर को लेकर, और अभी कुछ दिन पहले जो 2011 में उनका बयान वायरल हुआ था सानिया मिर्जा को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिए थे, तो इन सारे नेताओं के पीछे ये जो सारी चीज़ें चलती हैं, ये सारे जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा छुड़ाई गई है, शिक्षा के लिए उनको शिक्षा से वंचित किया गया है, इन सारे नेताओं के पीछे ये सारे लोग लगा दिए जाते हैं ताकि इनको कहीं ना कहीं मकबूलियत हासिल हो। और वहीं पर आपने रमेश विधुड़ी का जो बयान था वो सामने लाया, लेकिन वहीं पर बात करें जो भाजपा है, भाजपा के नेता कभी भी महिलाओं के प्रति सम्मानजनक बात नहीं करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो रेसलर थी विनेश फोगाट, उनके लिए भी जो भाजपा के नेता थे उन्होंने भी आपत्तिजनक बयान दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि भाजपा जो है या केंद्र में जो सरकार बैठी है वो एक तरफ जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो जनता कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेलते हुए नजर आ रही है। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।